हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हमारी 150 एमसीक्यूज की जो सीरीज़ है वो चल रही है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 15 एमसीक्यूज। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई जान पहचान वाला है जो भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फार्मेसी से रिलेटेड जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। लाइक तो ज़रूर कीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो भी, और हमें मोटिवेशन देने के लिए भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म? कौन सा नीचे दिया गया स्ट्रक्चर जो कि एंडोडर्म से डिराइव्ड हुआ हो? क्या एपिडर्मिस ऑफ स्किन है, क्या लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, या फिर किडनीज हैं, या फिर स्केलेटल मसल्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि जो एंडोडर्म है, तो एंडोडर्म की एक बिल्कुल इनर मोस्ट जर्म लेयर होती है जो तब बनती है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट, जब 3 हफ्ते की गैस्ट्रुलेशन हो जाता है, उसके बाद ये एंडोडर्म बनना शुरू होता है। और इसकी मेनली एपिथेलियल जो लाइनिंग है इंटरनल ऑर्गन्स की वो प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है, जो ग्लैंड्स हैं उससे रिलेटेड वो बनना शुरू हो जाते हैं। एंडोडर्म फॉर्म करता है जीआई ट्रैक लाइनिंग को, रेस्पायरेटरी ट्रैक को, पैनक्रियास को, लीवर को। और वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें कि अदर ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है, तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन क्या बनाता है? ये एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है और ये हेयर्स को, नेल्स को, इनेमल को, लेंसेस को, नर्वस सिस्टम को जनरेट करता है, या फिर उसको ग्रोथ करता है, उसको फॉर्म करता है। किडनी इसका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि किडनी डिराइव होता है इंटरमीडिएट मेसोडर्म से, ठीक है, एंडोडर्म से ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है। और ये बनाता है ये बनाता है कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स, यूरोजेनाइटल सिस्टम जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, और ब्लड। स्केलेटल मसल्स भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि डिराइव होता है पैरेक्सियल मेसोडर्म से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द एसे नोड एक्ट एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट बिकॉज। जो एसे नोड है वो हमारे हार्ट में पेस मेकर की तरह एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है इट इज द ओनली स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इम्पल्सेस। दूसरा ऑप्शन है इट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन। तीसरा ऑप्शन है इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स, या फिर इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पर्किंजे फाइबर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन। तो ऐसे नोड स्पॉन्टेनियसली डीपोलराइजेशन कॉज करता है, वो भी फास्टेस्ट इंट्रिंसिक रेट से। लगभग 60 से 100 इम्पल्स पर मिनट, या फिर बीट्स पर मिनट भी आप कह सकते हैं, जनरेट करता है डीपोलराइजेशन से। और हाईएस्ट कंपेयर्ड करें अगर हम एवी नोड से, तो हाईएस्ट ऐसे नोड का कितना है? एवी नोड का कभी क्वेश्चन आए तो 40 से 60 बीपीएम है, बीट्स पर मिनट, और पर्किंजे फाइबर उससे भी कम है। देखो इम्पल्स हर कोई बना रहा है, लेकिन फास्टेस्ट की बात की जाए तो ऐसे नोड है। जो अदर कार्डिक टिश्यूज है वो जनरेट तो कर रहे हैं इम्पल्स, लेकिन लेटेंट पेसमेकर नहीं है। ऐसे हमारा लेटेंट पेसमेकर है। ऐसे नोड जो है वो राइट आर्टरियम और नियर जो सुपीरियर वेना कावा है उसकी ओपनिंग की तरफ होता है, एवी जंक्शन नहीं होता है। ऐसे नोड जो है और एवी नोड और बंडल ऑफ हिज जो पर्किंजे फाइबर्स है, ये डायरेक्टली नहीं इम्पल्स को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द नेफ्रॉन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज इम्परमिएबल टू। आपको याद होगा मैंने शायद कोलॉजी के सेशन में आपको इससे रिलेटेड कुछ आंसर करवाया था। तो आप बताइए नेफ्रॉन में जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले है वो इम्परमिएबल है किस चीज़ के लिए? क्या सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, क्लोराइड्स के लिए, या फिर वाटर के लिए? याद करो मैंने बताया था कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले जो है वो क्या है हमारा, ये वाला पार्ट है ना। ये अगर हमारा बोमेन कैप्सूल है तो ये वाला पार्ट हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले, क्योंकि बढ़ रहा है इधर से। तो यहाँ पर क्या लगे हैं हमारे? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड्स इंपोर्टर्स लगे हैं। तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड्स के लिए तो परमेबल है, लेकिन वाटर के लिए इम्परमेबल है, इसलिए आंसर हो जाएगा H2O वाटर। तो द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले कि एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम को, जैसे मैंने बताया, पोटेशियम क्लोराइड, लेकिन इम्परमिएबल है वाटर के लिए।
तो डाइल्यूट करता है वाटर सेगमेंट को। ए बी सी ऑप्शन भी गलत होंगे क्योंकि अकेला ही काम नहीं कर रहा है, अकेला ही पोटेशियम, अकेला ही सोडियम, अकेला ही क्लोराइड्स काम नहीं कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं ये एक साथ काम करते हैं वाया सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स या फिर कह सकते हैं सिम्पोर्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व कैरीज पैरासिम्पैथेटिक फाइबर टू द पैरोटिड ग्लैंड। तो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर को रखती है, किसके लिए, पैरोटिड ग्लैंड के लिए। क्या फेशियल नर्व है जिसको हम क्रेनियल नर्व सेवेंथ बोलते हैं, ग्लोसोफैरिंजियल नर्व है जिसको हम क्रेनियल नर्व 9th बोलते हैं, वेगस नर्व है जिसको क्रेनियल नर्व 10th बोलते हैं, या फिर ट्राइजेमिनल नर्व है जिसको हम क्रेनियल नर्व 5th बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी क्रेनियल नर्व जो कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से पैरोटिड ग्लैंड की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, आंसर हो जाएगा ग्लोसोफैरिंजियल नर्व जिसको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व 9th। तो ग्लोसोफैरिंजियल नर्व जो है जिसको हम क्रेनियल नर्व 9th बोलते हैं, ये प्रोवाइड करती है पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन। कैसे, पाथवे क्या है, तो पाथवे क्या होगा, देखो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो स्टार्ट होते हैं कहाँ पर, इंफीरियर सेलाइवेटरी न्यूक्लियस में, कह सकते हो मेड्यूला में। ये ट्रेवल करते हैं टिम्पैनिक ब्रांच किसकी, क्रेनियल नर्व 9 की, और फॉर्म करते हैं लेजर पेट्रोसल नर्व की तरफ, और सिनेप्स में कहाँ पर, ऑटिक गैंग्लियन की तरफ। देखो जैसे ये है इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ग्लोसोफैरिंजियल नर्व CN9 को, जैसे कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ ही है, टिम्पैनिक ब्रांच में मूव कर रहे हैं और फॉर्म करते हैं किसको, लेसर पेट्रोसल नर्व को, कहाँ पर, ऑटिक गैंग्लियन में, देन मूव करते हैं कहाँ, पैरोटिड ग्लैंड में और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व की तरफ। ठीक है, अदर ऑप्शंस हमारे सही नहीं है क्योंकि फेशियल नर्व जो क्रेनियल नर्व हमारी 7th है वो क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक को मूव करती है किसकी तरफ, टू द सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स के लिए। वेगस नर्व पैरासिम्पैथिक टू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विसरेसा, और ट्राइजेमिनल नर्व किसकी तरफ करती है, डज नॉट कैरी इट्स ओन पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, इसके अपने कोई पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स नहीं है, बट हाँ इसकी ब्रांचेज हैं जैसे कि ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व्स, जैसे कि हमारे पास ये है, ये रहा दो, जो कि क्या कैरी करता है, हिचकिंग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम गैंग्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच बैंड ऑफ द सार्कोमियर रिमेन्स अनचेंज्ड। जिस टाइम मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कौन सा बैंड है जो सार्कोमियर में चेंज नहीं होता है, ए बैंड, एच जोन, आई बैंड या जेड लाइन डिस्टेंस। आंसर हो जाएगा ए बैंड। क्यों, सबसे पहले ये जानो ए बैंड क्या है। देखो द ए बैंड कॉरस्पॉन्ड्स, बताता है क्या, लेंथ ऑफ द थिक फिलामेंट, वो लेंथ बता रहा है कि थिक फिलामेंट की लेंथ कितनी है, कहाँ पर, सार्कोमियर में। और जिस टाइम मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जो थिन फिलामेंट हैं वो किसके ऊपर स्लाइड ओवर हो जाते हैं, थिक फिलामेंट के लिए। ठीक है, तो थिन फिलामेंट जो है वो ऊपर चले जाते हैं थिक फिलामेंट के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हो भाई जो मोटा है, जो भारी भरकम आदमी है वो किसी हल्के इंसान को उठा सकता है। तो जो थिक फिलामेंट है, वो जो भारी भरकम फिलामेंट है, वो हल्के फिलामेंट को अपने ऊपर बिठा लेते हैं। तो थिन फिलामेंट जिनको हम एक्टिन बोल रहे हैं वो स्लाइड ओवर हो जाते हैं थिक फिलामेंट के। ठीक है, यही हमारा ए बैंड है। हाउएवर द थिक फिलामेंट देमसेल्फ डू नॉट शॉर्टन, इसलिए जो थिक फिलामेंट है वो तो छोटी नहीं हो रही है, इसीलिए जो ए बैंड है वो कांस्टेंट रहता है लेंथ में। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होगा ए बैंड। और क्वेश्चन में ही था कि जिस टाइम मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कौन सा बैंड जो सार्कोमियर में अनचेंज रहता है, वो होगा हमारा ए बैंड, क्योंकि ए बैंड हमारे क्या है, थिक फिलामेंट है। एच जोन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये क्या एक सेंट्रल पार्ट है ए बैंड का, ए बैंड का सेंट्रल पार्ट है जहां पर वेयर देयर इज नो ओवरलैप, जहां पर किसी भी तरीके का ओवरलैप नहीं हो रहा है किसी भी थिन फिलामेंट का। आई बैंड इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि आई बैंड कंटेन करता है ओनली थिन फिलामेंट। ठीक है, एंड स्पैन 2 एडजेसेंट सार्कोमियर, और रखता है अपने पास 2 एडजेसेंट सार्कोमियर।
जेड लाइन डिस्टेंस इसका आंसर नहीं होगा। मेरा पेन पता नहीं कहाँ चला जाता है। जेड लाइन डिस्टेंस, जिसको हम जेड जेड डिस्टेंस भी बोलते हैं, सार्कोमियर लेंथ भी बोलते हैं, ये क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन जेड लाइंस डिफाइन द लेंथ ऑफ सार्कोमियर। ये जेड लाइन क्या बताता है? सार्कोमियर की लेंथ बताता है। ठीक है, ये थिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इंक्रीजेस बेसल मेटाबॉलिक रेट द मोस्ट? कौन सा हार्मोन जो नीचे दिया गया है जो बढ़ा देता है बेसल मेटाबॉलिक रेट सबसे ज्यादा? क्या थायरोक्सिन है, क्या कॉर्टिसोल है, क्या ट्राइआइडोथायरोनिन है, क्या ग्रोथ हार्मोन है? और आंसर हो जाएगा ट्राइआइडोथायरोनिन। तो ट्राइआइडोथायरोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम T3 भी बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, T3 को ट्राइआइडोथायरोनिन बोला जाता है और T3 ज्यादा से ज्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है रेदर देन T4। तो T3 क्यों? रीजन है कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, पोटेंट है, किससे? T4 से ज्यादा, और T4 कन्वर्ट करता है T3 में जो कि लेस एक्टिव है, इसलिए इसका आंसर T4 नहीं होगा। कॉर्टिसोल ज्यादातर अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स, बीएमआर को रेगुलेशन में इसका रोल नहीं हुआ। और GH जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रमोट करता है ग्रोथ को, प्रोटीन सिंथेसिस को हमारी बॉडी में, बेसल मेटाबॉलिक रेट को नहीं। Which lobe of the brain is primarily responsible for auditory perception? कौन सा लोब हमारे ब्रेन का, कौन सा लोब है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटरी परसेप्शन के लिए? कहीं से कोई आवाज़ आई, हम कान लगा के सुनते हैं ना कि हाँ कुछ तो आवाज़ आ रही है, तो वो कौन सा लोब है जो इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब। तो आंसर हो जाएगा इसका टेम्पोरल लोब। ऑडिटरी, देखो टेम्पोरल लोब जो है वो रखता है अपने अंदर ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ठीक है, हेशल्स गायरस भी इसको बोलते हैं। तो हेशल गायरस क्या है? टेम्पोरल लोब है जो कि ऑडिटरी को हमारे कॉक्लिया से हमारे कान तक पहुंचाता है कि जो वाइब्रेशंस आ रही हैं उन वाइब्रेशंस को साउंड की फॉर्म में चेंज करता है। फ्रंटल लोब इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मोटर फंक्शंस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, रीजनिंग के लिए, स्पीच के लिए इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही थी मेरा फ्रंटल लोब एक्टिव है। पेराइटल लोब आपके टेम्पोरल लोब एक्टिव है क्योंकि आप सुन रहे हो। पेराइटल लोब क्या है? सेंसरी इंटरप्रिटेशन है, स्पेशल ओरिएंटेशन है, सेंसरी, कुछ तो सेंसेस जो लग रही हैं कि यार ऐसा तो कुछ हो सकता है ना। ऑसिपिटल लोब क्या है? देखने के लिए, ये भी आपका एक्टिव है और मेरा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है फिलहाल क्योंकि हम वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर पढ़ रहे हैं। विच टाइप ऑफ एपिथीलियम लाइन्स द एल्वियोलाई ऑफ लंग? कौन सा टाइप है एपिथीलियम लाइन्स का जो कि एल्वियोलाई, जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई है उस पे एपिथेलियम की जो लाइनिंग है कौन सी है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्राटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम? और आंसर हो जाएगा इसका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 नीमोसाइट्स भी बोलते हैं, ये अलाउ करता है गैस के एक्सचेंजेस को बिना फ्रिक्शन के एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई की जो है एपिथेलियम, जो लाइनिंग्स हैं वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। क्यों? ताकि इनमें आपस में फ्रिक्शन ना हो, ये इसको पर्टिकुलर फ्रिक्शन से बचाता है और इजीली गैसेस का एक्सचेंज करता है। फाउंड इन रीनल ट्यूब्यूल्स, किडनी की बात की जाए तो ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सूडो स्ट्राटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ये लाइन है किसकी? ट्रैकिया की और ब्रोंकाई की। और अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें थर्ड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो ये मिलता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्ट्रक्चर पासिस थ्रू द डायफ्राम एट T8 लेवल? कौन सा स्ट्रक्चर जो कि पास होता है डायफ्राम से, कहाँ, कौन से लेवल पे? T8 लेवल पे। ऑर्टा, एसोफेगस, इंफीरियर वेना कावा या फिर थोरेसिक डक्ट? और आंसर हो जाएगा इंफीरियर वेना कावा। क्यों? रीजन क्या है? देखो अगर डायफ्राम की बात करें, ठीक है, ऐसा बोलते हैं जब हिचकी आती है ना तो हमारा डायफ्राम हिल जाता है, इस वजह से ऐसा बोलते हैं। तो डायफ्राम की 3 मेजर ओपनिंग्स होती हैं। जो डायफ्राम है वो 3 जगह ओपन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 3 मेजर ओपनिंग्स को बोलते हैं हम हियाट्यूसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है पास होने के लिए बिटवीन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करते हैं? पास करता है, मेजर ओपनिंग्स हैं। और इंफीरियर वेना कावा जो है वो पास करता है थ्रू कहाँ? सेंट्रल टेंडेंस ऑफ द डायफ्राम एट
T8 लेवल। और ये जो ओपनिंग है ये स्प्रेड करती है, वाइड करती है इंस्पिरेशन के दौरान, जब हम सांस ले रहे हैं, जिस टाइम सांस ले रहे हैं उस टाइम क्या हो रहा है, डायफ्राम का जो T8 लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ताकि जो वीनस रिटर्न है वो हार्ट तक पहुंच सके। अब देखो ओपनिंग की बात की जाए तो केवल हियाटस है, ईसोफेगल हियाटस है और ऑर्टिक हियाटस है। देखो अगर वर्टिब्रल लेवल की बात की जाए तो केवल हियाटस कौन सा है, T8, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। और स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ से पास करता है, तो इंफीरियर वेना कावा प्लस कुछ ब्रांचेस जो राइट फ्रेनिक नर्व्स की हैं, और इंफीरियर वेना कावा एट T8, जैसे कि अभी हमारा आंसर था। ईसोफेगल हियाटस क्या है, T10 के लिए, एट T10, ओके। और इसमें ईसोफेगस और वेगस नर्व को पास करते हैं, और ईसोफेगस एट T10 साइट। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ऑर्टिक हियाटस क्या है, T12 वर्टिब्रल लेवल है, और ऑर्टा, थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन को पास करते हैं। और अगर याद करना पड़े तो ऑर्टा एट T12 आप याद कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, T8 केवल हियाटस, क्योंकि पूछा गया है T8 लेवल। ऑर्टा, एसोफेगस, थोरेसिक डक्ट, ये हमारे क्या हैं भाई, ऑर्टा हमारा किस में आ रहा है, तुम देखो ऑर्टा हमारा कहाँ आ रहा है, ऑर्टा हमारा T12 में आ रहा है, थोरेसिक डक्ट हमारी T12 में आ रही है, ईसोफेगल T10 में आ रहा है, T8 में हमारा सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम इंफीरियर वेना कावा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज द शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट में कौन सा टाइप का जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट है, या फिर सेडल जॉइंट है। और आंसर हो जाएगा इसका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्यों, क्योंकि भाई आप देख रहे हो ना शोल्डर कैसा, ऐसा लगा जैसे किसी ने बॉल रखी हुई है। तो शोल्डर जॉइंट इक्वल्स टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको हम साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा मोबिलिटी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है ना। हिंज जॉइंट जिसको हम एल्बो जॉइंट भी बोलते हैं, नी जॉइंट भी बोलते हैं, ये एक ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट इन वन प्लेन, एक तरफ। पाइवोट जॉइंट क्या है, एटलास एक्सिस है, कि एक ही जगह पर ये रोटेशन करेगा, जैसे हमारी गर्दन, ठीक है। सेडल जॉइंट क्या है, यह है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, जैसे हमारा थंब है, ये हमारा सेडल जॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन इन कार्डियक पेसमेकर सेल, जिसको ऐसे नोड बोल रहे हैं। तो कौन सा आयन, विच आयन जो कि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है डीपोलराइजेशन के लिए कार्डियक पेसमेकर सेल के अंदर। सोडियम इनफ्लक्स है जो कि बहुत तेज़ी से करता है, पोटेशियम इफ्लक्स है, कैल्शियम इनफ्लक्स है जो कि स्लो रेट में है, या फिर क्लोराइड इनफ्लक्स है। और आंसर हो जाएगा इसका, कार्डियक पेसमेकर सेल की बात हो रही है, तो कौन सा आयन है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन, तो कैल्शियम इनफ्लक्स स्लो। तो पेसमेकर सेल में अगर फेज 0 की बात की जाए तो फेज 0 में डीपोलराइजेशन होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि कैल्शियम का जो इनफ्लक्स है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है वाया एल टाइप कैल्शियम चैनल, इसी वजह से डीपोलराइजेशन आगे फर्दर हो रहा है। फास्ट सोडियम चैनल एब्सेंट रहता है ऐसे नोड में। पोटेशियम इफ्लक्स कॉज करता है रीपोलराइजेशन, तो डीपोलराइजेशन तो है ही नहीं यहाँ पर। और क्लोराइड इनफ्लक्स नॉट इंपॉर्टेंट इन कार्डियक कंडक्शन, ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं हार्ट के लिए, तो ये भी इसलिए इसका आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच cranial nerve is responsible for taste sensation on the anterior 2/3 of the tongue। पूछा गया है कौन सी क्रेनियल नर्व जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे टेस्ट के लिए, हमें स्वाद आ रहा है ना, तो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि इस टेस्ट सेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंडीशन क्या लगा दी, ऑन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, जो हमारी एंटीरियर जो आगे वाली तरफ है, जो हमारी टंग का ऊपर वाला हिस्सा एंटीरियर साइड जो है उसका 2/3 टंग का कौन सा क्रेनियल नर्व है जो कि उस टेस्ट सेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ग्लोसोफैरिंजियल जिसको हम क्रेनियल नर्व 9 बोलते हैं, क्या फेशियल जिसको हम क्रेनियल नर्व 7 बोलते हैं, क्या वेगस या फिर हाइपोग्लोसल। तो आंसर हो जाएगा इसका फेशियल क्रेनियल नर्व 7 इज द मेन cranial nerve which is responsible for the taste sensation on the anterior 2/3 of the tongue। ग्लोसोफैरिंजियल इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सप्लाई करता है टेस्ट को, कहाँ पर, पोस्टीरियर 1/3 में। भाई जो 2/3 तो हमारा फेशियल नर्व हो गई, लेकिन जो हमारा 1/3 बचा वो पोस्टीरियर टंग है,
ओके, वो भी टेस्ट करता है लेकिन वो 1/3 वाला हिस्सा है। वेगस इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि वेगस टेस्ट के लिए कर रहा है, लेकिन एपिग्लॉटिस एंड फेरिंग्स की तरफ जो जा रहा है वो। और हाइपोग्लॉसल जिसको हम क्रेनियल नर्व 12 बोल रहे हैं, ये प्योरली मोटर टू टंग मसल्स, भाई हम जीभ को मूवमेंट दे रहे हैं, ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज मेनली सिक्रीटेड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो मेनली सिक्रीट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से। भाई एक न्यूरोट्रांसमीटर ये हो गया, एक न्यूरोमस्कुलर ये हुआ, ठीक है। ये एक पहला नेफ्रॉन है, सॉरी न्यूरॉन है, और ये दूसरा न्यूरॉन, नेफ्रॉन नहीं है न्यूरॉन है, ओके। नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ये पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और यही जो न्यूरॉन्स हैं जहाँ पर ये मिलते हैं, जहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर आपस में ट्रांसमिट करते हैं, तो इनको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो पूछा गया कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से सिक्रीट होता है, एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन या फिर सेरोटोनिन। और आंसर हो जाएगा इसका एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन, पहली बात तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या, जैसे मैंने बताया है कि ये क्या है, सिनेप्सिस हैं बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल फाइबर्स के बीच में। जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, जैसे ही सिग्नल मिला तो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचते हैं जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन के जो एक्सॉन टर्मिनल्स तक है वहां तक वो सिग्नल पहुंचते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, कहाँ के लिए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के लिए। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, वो बीच का स्पेस है जब दो न्यूरॉन आपस में अटैच हो रहे हैं, तो बीच का स्पेस सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और वहीं एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर से हमारे मसल मेम्ब्रेन में, सार्कोलेमा जिसको बोलते हैं। और ये क्या कॉज करता है, डीपोलराइजेशन करता है, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। नॉरएड्रेनालिन इसका आंसर नहीं है क्योंकि सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है। डोपामिन इसका आंसर नहीं है क्योंकि सीएनएस न्यूरोट्रांसमीटर है। और सेरोटोनिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मूड रेगुलेशन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इसका रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोब ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। अब बताना है कि कौन सा ब्रेन का कौन सा लोब जो कि हमारे देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब या फिर फ्रंटल लोब। और आंसर हो जाएगा इसका ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब हमारे ब्रेन की वो लोब है जो कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ भी चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो ऑसिपिटल लोब एक्टिव है आपका। टेम्पोरल लोब सुनने के लिए, पैराइटल लोब हमारी सेंसेस के लिए, और फ्रंटल लोब हमारे मूवमेंट के फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज रीअब्सॉर्प्शन। कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का जो कि ग्लूकोज के रीअब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है या फिर कलेक्टिंग डक्ट है। और आंसर हो जाएगा इसका प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल से क्या हो रहा है, ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। और नेफ्रॉन का वो पार्ट है जो कि ग्लूकोज के रीअब्सॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल रीअब्सॉर्ब करती है 100% ऑफ फिल्टर्ड ग्लूकोज। जो फिल्टर हो चुका है ग्लूकोज, जो नेफ्रॉन में आ चुका है ग्लूकोज, उसको 100% दोबारा से रीअब्सॉर्ब करती है अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो, वाया SGLT ट्रांसपोर्टर्स। किसके थ्रू, भाई अकेला तो काम नहीं कर पाएगा ना कि खुद ही जाके वापस चला गया रीअब्सॉर्ब, कोई तो रीअब्सॉर्ब करेगा। तो कौन रीअब्सॉर्ब करेगा, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, दोबारा से जो फिल्टर हो चुका है ग्लूकोज उसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब करते हैं। लूप ऑफ हेनले वाटर और आयन का रीअब्सॉर्प्शन करते हैं। डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल फाइन ट्यूनिंग करते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम की। और कलेक्टिंग डक्ट वाटर रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ठीक है, हमारे यहाँ पर 15 MCQs कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं और ये क्वेश्चन आपको फर्दर कहीं आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि किसी को हेल्प मिल सके। हम और भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं। थ्योरी भी हम शुरू करने वाले हैं आफ्टर 10 सीरीज़ के।
तो ठीक है, यहाँ पर हम एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टा को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक ऐड कर दिए हैं।